हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो अभी तक वी हैव डिस्कस द पॉलिटिकल साइंस थिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर, इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दो ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? इकोनॉमिक, जैसा कि हिंदी में कह सकते हैं कि आर्थिक नीति, हिंदी में काफ़ी प्रचलित है, या इसको काफ़ी आर्थिक नीति पे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री या एंटायर वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वो बनाते हैं कि क्या होनी चाहिए। और विद इन कंट्री और किसी भी कंट्री के अंदर एक बिना इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिस तरह से आज के समय में हम रह रहे हैं, तो बिना किसी पॉलिसी के फ्री मार्केट या ओपन मार्केट सिर्फ काम नहीं कर पाता है। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम इकोनॉमिक पॉलिसीज पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज आर। फ्रेमवर्क, सबसे जरूरी चीज़ है फ्रेमवर्क और गाइडलाइन। ये एक ऐसी गाइडलाइन है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है बेसिकली मेड बाय द गवर्नमेंट्स कि इकोनॉमिक एज वेल एज ओवरऑल डेवलपमेंट, की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क या गाइडलाइन बनाता है गवर्नमेंट के थ्रू, इसको ही इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलते हैं। ऑल दो जैसे हमने बनाया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे स्टेट ही सोवरन है, तो स्टेट ऑल दो आप वर्ल्ड बैंक बना सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको मानना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को। लेकिन जो गवर्नमेंट्स पॉलिसी बनाती हैं उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सॉवरन है और वो सुप्रीम अथॉरिटी है। जैसा कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं कि उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसको फोर्स किया जा सकता है, आपको मानना पड़ेगा। इन द अदर वर्ड्स, पॉलिसीज ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या उत्पादन करना है, प्रोड्यूस में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे करना है, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। तो ऑब्वियसली पॉलिसी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मीन्स लार्जर लेवल, बड़े रूप में कौन किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उत्पादन किसके लिए होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना ऑब्वियसली हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस पे कंट्रोल रखा जाता है। थर्ड जो लिखा है यहाँ पे, इन जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मेड जो बाय इकोनॉमिस्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक थ्योरीज। तो इकोनॉमिक थ्योरीज पे बेस्ड होता है ऑब्वियसली। जैसे हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो चाहे इकोनॉमिक्स में हो, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, बेसिकली ये जो दो बेसिक आइडिया है, ये दोनों ही फोकस करते हैं इकोनॉमी पे। लिबरलिज्म ऑन द वन हैंड फोकस ऑन द फ्री मार्केट, एक तरफ जो उदारवाद है वो फ्री मार्केट में बिलीव करता है, एट द अदर हैंड जो सोशलिज्म है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात करता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज दोनों हो सकती हैं किसी भी स्टेट की। जैसे हम इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे आगे, तो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाउएवर, in any democratic country the final decision on economic policy is taken by elected representative at various level। तो यहाँ पे हो रहा था कि थ्योरीज पे बेस्ड है कि कौन सा आइडिया लेंगे, थ्योरेटिशियन बताते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ बनाने का काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं, पार्लियामेंट ही करती है। Apart from the legislature, many institutions like judiciary, bureaucracy, mass media, and pressure groups like trade unions, commerce chamber, NGOs, and research and policy organization, ये सारे लोग जो हैं एनजीओ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को ऑब्वियसली सिर्फ ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर को बिल्कुल फ्री हैंड मिला रहता है, उनको ऊपर प्रेशर होता है, अगर कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही तो आपको लगातार बदलना पड़ता है। तो ये बेसिक आइडिया है इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो किस तरह से काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या जरूरत है या किस तरह से बनाई गई। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो नीड फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, कि इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत ही क्या है, आवश्यकता क्या है। फ्रॉम लास्ट फ्यू सेंचुरीज मार्केट हैज टेकन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर इकोनॉमी। तो अगर हम पिछले 2 सेंचुरीज को देख ले, 2 शतकों को देख ले,
200 वर्ष को देखें तो मार्केट जो है उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और लास्ट 100 ईयर्स देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मार्केट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ये फ्री मार्केट जो कि लिबरलिज्म के साथ आता है, एडम स्मिथ और रिकार्डो जो एडवोकेट करते हैं, और मॉडर्न समय में अगर हम किन्सन मॉडल को देखें तो ये फ्री मार्केट जो है ये अलग अलग तरह के ये बोलता है कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। लेकिन इसी के साथ आज की तरफ देख ले, जिस तरह से आज के समय हो रहा है कि पूरा मार्केट कोरोना की वजह से डिमोलिश हो चुका है, पूरा मार्केट फेल हो चुका है। अब इस मार्केट को अगर फ्री छोड़ देंगे तो जो अमीर है, जिनके पास संसाधन ज़्यादा है, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो गरीब छोटे व्यापारी हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए इस मार्केट के फोर्स पे हम बिलीव नहीं कर सकते, और ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। तो माना यह जाता है, जो सोशलिस्ट होते हैं वो क्रिटिसाइज ही करते हैं कि ये बहुत अनस्टेबल सिस्टम है, जो फ्री मार्केट या लिबरलिज्म का जो सिस्टम है वो बहुत ही अनस्टेबल है। इसमें हमेशा हर आदमी डरा रहता है कि कब क्या होगा, जहाँ पे तो इसलिए ये इसको बोला ही जाता है कि वोलेटाइल सिस्टम है। तो फ्री मार्केट की वजह से बहुत बार ये फेल हुआ है। फेल्यूर ऑफ द फ्री मार्केट मेड इट इम्पेरेटिव टू हैव सम इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि बहुत बार जैसा हमने देखा है कि जो अमेरिका में क्राइसिस आती है, या 1930s में जो क्राइसिस आती है, या उसके बाद पिछले डिकेड में जो क्राइसिस आई, या इस तरह से पूरे दुनिया में लगातार हर 10-20 साल में एक बड़ी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। तो वहाँ से मॉडल जो आया वो फ्री मार्केट या लिबरलिज्म के आगे बढ़ाता है नियो लिबरलिज्म का, जो केन्सियन मॉडल है, जो ये कह सकते हैं रॉल्स का मॉडल है, या इस तरह का मॉडल लोगों को प्रिवेंट है कि स्टेट का कुछ ना कुछ तो रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल लेस हो जाए, और जो सबसे अमीर, ऐसा ना हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तरह हो जाए, कि डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मार्केट में वही सर्वाइव करेगा जो अमीर होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट लगातार प्रोटेक्शन देती है। और इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक लिटरेचर says the competitive market generate a Pareto optimal solution, and an economy that reaches a Pareto optimal solution is commonly said to be efficient. ये आइडिया है पेरेटो ऑप्टिमल का, मतलब एक जो फ्री मार्केट होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, उसमें सबके पास वो स्कोप होगा कि क्योंकि आप जो चीज़ नहीं बना रहे हैं दूसरा कोई बना रहा है, तो आप सब लोग बार्गेन करके एक सभी साथ सभी सर्वाइव कर सकते हैं, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे एफिशिएंट हो जाएगा, सब एफिशिएंट हो जाएगा पूरा सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, हमेशा कुछ ना कुछ क्राइसिस आती है। जो अमीर लोग हैं वो कई बार, जिसको हम एलिट थ्योरी बोलते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके या दूसरे चीज़ों के साथ मिलके लगातार अपने फेवर में पॉलिसीज बनवा लेते हैं। इसलिए क्या होता है, ऑब्वियसली जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको नुकसान होता है। तो ये लिबरल मार्केट या ओपन मार्केट के जो डिमेरिट्स भी है, ऑल दो मेरिट ये है कि सभी के पास ये स्कोप है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, जिसके पास जितना टैलेंट है, जो जितनी मेहनत कर सकता है वो ज़्यादा कमा सकता है। बट व्हेन द मार्केट फेल्स, जब फेल हो जाता है मार्केट, तो क्या होता है, गवर्नमेंट हैव टू कम इन एंड कंट्रोल द सिचुएशन फ्रॉम क्योस टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड पुलिंग आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन नीड्स अ पॉलिसी, कि आप जिस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और ऐसे सिचुएशन में बार बार ना आए, जल्दी जल्दी ना आए, जैसे अभी हो रहा है कि इकोनॉमी पूरी क्रैश कर गई है। तो जैसे चाइना, उनके यहाँ सोशलिस्ट सिस्टम है, तो उन्होंने बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हमारे यहाँ या अमेरिका में तो लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है, तो कुछ हद तक कंट्रोल है। लेकिन एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो प्राइवेटली एम्प्लॉयड थे, उनके साथ एक बहुत, क्योंकि देखिए आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको तो सैलरी मिल रही है, या चाहे छोटे हो चाहे चपरासी से लेके ऊपर तक जो बैंक मैनेजर हो या ऊपर सेक्रेटरी, उनको तो मिलेगी। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन भी फ्लॉप हो गए, अब वो कहाँ से सैलरी देंगे। तो ये चीज़ें जो क्राइसिस आती है इस तरह की, उससे बचने के लिए हमारे पास एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, और वो थियरेटिकल बेस्ड होगी कि लिबरलिज्म के बेस्ड होगी, कि सोशलिज्म पे बेस्ड होगी, या मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। ये दो मेजर आइडियाज़ हैं। अब एम्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया, कि हमने लक्ष्य क्या रखे हैं, एम हमारा क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसका लक्ष्य क्या देते हैं। तो इसको हम ऊपर देख कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो जो एम है, हमारे लक्ष्य है जो, वो क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी का,
इन डेवलपिंग कंट्री, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में, द एम टू एक्सेलरेट एंड डेवलप द इकोनॉमी। उसका आइडिया क्या होता है? उसको गति देना, एक्सेलरेट करना और विकास करना। इकोनॉमी का विकास हमने डेवलप का पहले बता चुके हैं कि डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होती है उसमें डिफरेंस होता है कि डेवलपमेंट हम करते हैं जो एम होता है, जिस डायरेक्शन हम चाहते हैं उसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो वो डेवलपमेंट हो जाता है। इसका जो हमने बताया कि सबसे पहला एम क्या है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसमें हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ जाए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में पैसा हो, परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें। सामान खरीदेंगे तो दूसरे जिससे खरीदेंगे उसके पास पैसे पहुँचेंगे, तो सर्कुलेशन, लिक्विडिटी, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़े, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, की ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो है कि हम जो काम करना चाहते हैं हम वही कर रहे हैं, तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अदरवाइज हिडन एम्प्लॉयमेंट जो होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ढेर सारी थ्योरीज हैं कि हिडन होता है, सीजनल होता है। तो हिडन होता है कि हम जो करना चाहते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वो नहीं कर पा के उसकी जगह पे कोई और काम कर रहे हो। तो आप अगर टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, उसकी जगह पे आप कोई और काम कर रहे हैं, आप दुकान खोल के बैठ रहे हैं, आप चाट लगा रहे हैं, आप पानी पूरी बेच रहे हैं। तो एम्प्लॉयड तो है, आप कुछ तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो काम आपको नहीं मिल रहा। आप कोई इंजीनियर होके अगर कोई वैसा काम करे जो पसंद नहीं, हो सकता है इंजीनियर होकर बिजनेस करना चाहता हो तब तो ठीक है, लेकिन वो बिजनेस मजबूरी में कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट है कि जो जिसकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिल जाए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सो दैट देयर मस्ट नॉट बी अ इनकम डिस्पैरिटी, कि डिस्पैरिटी जो भेदभाव या बहुत ज़्यादा जो अंतर है वो भी कम से कम हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हमने शुरुआत में जो बोला कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम में अगर टॉप 10 लोगों की इनकम 50 गुना बढ़ा दीजिए तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रेस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ गई है। तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, कि जो हमारी आय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सभी में लगभग बराबर हो। उनके काम के अनुसार हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को काम करने के बावजूद एक तो काम नहीं मिल रहा है, और काम करने के बावजूद इतने कम पैसे कर मिले कि वो बेसिक अपनी इनकम ना पूरी करे। आज के समय कोरोना जब चल रहा है उस समय आप देख सकते हैं कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कई दिनों से भूखे हैं। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास इतनी सेविंग नहीं है। उनके पास जो मिनिमम वेज है उससे भी कम उनको पैसे मिलते थे, इसलिए वो सेविंग नहीं रख पाए। और जो दिल्ली जैसे शहर के जो लाइफ स्टाइल है या जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से तमाम सारे लाखों में जो लोग हैं भूखे हैं, उनको खाना अगर ना मिले सरकार की तरफ से, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे। कुछ लोग हो सकता है कि जो मेहनत नहीं करते थे, लेकिन एक लार्ज सेक्शन जो है मेहनत करने के बावजूद भी अपनी बेसिक जो ज़रूरत है कि अच्छा स्कूल, अच्छा खाना, अच्छा पीना, हेल्थ, ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये बेटर हो जाए। इसके बाद फोर्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिसेंट वर्क। ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, एक तो इनकम तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सोशल रिस्पेक्ट जो होती है वो भी होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में उसको एजुकेशन कैसी मिले, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिले, उसको कल्चरल प्रमोशन के लिए कितना एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें। और डिसेंट वर्क, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो मजदूरी ही करे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिसेंट वर्क हो सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है अगर उसके अकॉर्डिंग उसको मिल रहा है तो वो डिसेंट वर्क है। कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टरी करना चाहता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, या इंजीनियर है वो एमबीए किया हुआ है या इस तरह, और वो कोई ठेला लगाता है, तो उसको हम डिसेंट वर्क उसके लिए नहीं मानते। कोई वो करना चाहता है तब तो फिर अच्छी बात है, वो कर सकता है, लेकिन डिसेंट वर्क ये होता है। इसके बाद अगर हम देखें, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा आज के समय देख रहे हैं हम कि लगातार डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो गिरता जा रहा है, 75, 76, 77 तक पहुंच जा रहा है। तो ये चीज़ें अब क्या होगा कि अगर ये और गिरेगा तो हमारे सारे जो हमको ज़्यादा पैसे दे के सामान खरीदना पड़ेगा। अगर हम बाहर से सामान मांगते हैं, पहले हम 75 देते थे, 77 देना पड़ेगा, या इससे पहले हम 65, कुछ सालों पहले तक 65, 62 तक देते थे। आज हम 77 रुपीज़ देंगे वही सामान, क्योंकि हम ज़्यादातर सामान मंगाते हैं। हम जो एक्सपोर्ट है वो हमारा
कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारे पास ये जो रेट है वो उसको फॉरेन एक्सचेंज का वो बचा के रखना पड़ेगा। तो हमारे इसको भी गवर्नमेंट ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से करती है, जिस तरह से हम देखते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा के कि लोग अपना पैसा यहाँ पे रखें, ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट ना करें, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसी के साथ मेंटेनेंस ऑफ फेयर कंपटीशन, फेयर कंपटीशन की जो प्रतियोगिता है वो फेयर हो, ऐसा ना हो कि किसी खास के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज हो। ऑल दो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत कम होता है फेयर कंपटीशन, डेवलप कंट्रीज़ में तो होता है, लेकिन फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमने जैसा बताया कि जो एलीट क्लास या जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उनको गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो सपोर्ट्स उनको ना दें और फेयर कंपटीशन में सबको इन्वॉल्व करें। इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ द साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन जो हमने बताया कि लगातार ऊपर नीचे आ रहा है, कि कितनी बार या 1930s में हो या उसके बाद लगातार जो सब प्राइम क्राइसिस हो या अलग अलग जो कैश क्रंच हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती है मार्केट में उतार चढ़ाव जो आप देखते हैं, ये चीज़ें ना हो, स्टेबिलिटी हो, जिससे लोगों के इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोगों को जॉब मिले, या जो ह्यूमन चीज जो डेवलपमेंट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अगर आप अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैकेनिज्म, इंडिया के अंदर विद इन इंडिया ऑब्वियसली हर कंट्री में अपना अपना एक मैकेनिज्म होता है इस पॉलिसी को बनाने का। इंडिया में ये जो आइडिया है वो पॉलिसी बनाने का, वो कौन करता है, इसको हम देखते हैं। तो हिस्टोरिकली we didn't have any mechanism to project the economy. However, during the British period, we focused on some mechanism on economic policy. Obviously, हमारे पास एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय तक कोई लिबरलिज्म की थ्योरी नहीं थी या फ्री मार्केट जैसा कोई चीज़ नहीं थी। जो राजा होता था, जो किंग होता था, वही डिसाइड करता था कि क्या चीज़ें होंगी, क्या सही है, क्या गलत है। तो बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं और जहांगीर के पीरियड में, उस समय भी कोई फिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फ़ायदा भी उठाया फिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी ना होने की वजह से, क्योंकि वो खुश कर देते थे राजाओं को, अलग अलग इवन जो मुगल राजा थे उनको भी खुश कर देते थे, और नई नई चीज़ें फ्रीडम ले लेते थे कि हम इतना टैक्स देंगे, इतना कम देंगे, इतना हमको दे दीजिए। और आप उसका खामियाजा देख चुके हैं कि क्या होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी ना होने से नुकसान किसका हुआ, इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन सोसाइटी का ही हुआ, और ब्रिटिशर्स का उसका काफ़ी फ़ायदा उठा लिया। इसके बाद इट इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश, एक्चुअली ब्रिटिश समय में तो ब्रिटिशर्स ही बनाते थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हम बहुत ज़्यादा से हमारा नहीं था। सो ऑब्वियसली वो जब अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे, जो पॉलिसी मेकर होता है, जैसे हमने बताया रोल्स का आइडिया जो हम पढ़े थे, कि जो पॉलिसी बनाएगा वो अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो ब्रिटिशर बनाते थे तो ब्रिटिशर ज़्यादा फ़ायदे के बारे में अपने सोचते थे। आज के समय भी इसीलिए बोला जाता है कि जो क्रिटिकल थियरीज हैं वो बोलती हैं कि पॉलिसी मेकर जो हैं रिच हैं, वो पुअर के अगेंस्ट में पॉलिसी बनाते हैं। तो व्हेन वी क्लियरली डेवलप अ मैकेनिज्म टू डिफाइन आवर गोल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने क्या टारगेट, एंड टू अचीव दिस टारगेट what should be our strategy and implementation, कि how we will implement that strategy, it was our goal, कि हमारी what will be our policy, ये policy हमारी क्या होगी, that is reflected in our economic policy. So focus on the only implementation of theoretical policy, कि is not enough, कि theoretical policy जो सैद्धांतिक नीति है सिर्फ उतना ही लागू कर देने से वो enough नहीं है। We need some instrument to call it out and review an outcome of this policy, कि हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जो उसको रिव्यू कर पाए, कि उसके आउटकम को रिव्यू कर पाए, कि सही में आपने थ्योरीज तो बना ली कि आप ये इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन सही में ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं, उसको रिव्यू करने के लिए। अब देख सकते हैं लार्जली इकोनॉमिक पॉलिसी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी। जो एग्रीगेटिव पॉलिसी होती है, ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स सबको मालूम है कि मैक्रो मतलब लार्जर, जो वृहत रूप से जो आर्थिक नीति बनाई जाती है, और माइक्रो स्पेशल सेक्टर, सेक्टोरियल जो स्पेशल सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, किसी और सेक्टर में इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, या सर्विस सेक्टर में देना है, या टूरिज्म में, या इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो अलग से माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी बनती हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो मैक्रो देख लेते हैं क्या है, इट डील्स
with the aggregative macro variables like national output, employment, general price level, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारी चीज़ें जो रेट ऑफ एक्सचेंज, जैसे हमने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है वो क्या करता है, वो हमारे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को फोकस करता है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट किस तरह से, अभी आपने अगर फोकस किया हो तो कुछ दिनों पहले जो HDFC लिमिटेड है उसमें चाइनीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट बैंक है उसने 1% शेयर खरीद लिए। इससे थोड़ा सा सतर्क होके इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि उस पर अभी बैन लगा दिया है कि जो डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो, कि आप पूरी तरह से फ्री जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो कम हो, ताकि हमारी जो जो सेक्टर्स जो बिजनेस हैं वो क्राइसिस में चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई भी उनको फ्रीली खरीद पाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, तो फ्री मार्केट के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अगेंस्ट में जाके हम लोग अब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, और सभी पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज ही प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है। फ्री मार्केट क्योंकि खतरनाक है, ऑल दो पहले सभी लोग एडवोकेट कर रहे थे फ्री मार्केट होना चाहिए। सो द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो क्या होता है? सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हमने बजट पढ़ा था, तो बजट क्या होता है? वो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है, जो उसको जिसमें हम बजट के बारे में एनुअल 1 साल का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, किस चीज़ पे कितना खर्च करेंगे। पहले से जिससे आम आदमी डिसाइड कर लेता है कि हमारा जो जितने पैसे हमारे उस पास, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कितने का घूमेंगे, कितने की मूवी देखेंगे, कितने पैसे का हम सेविंग कर लेंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट भी डिसाइड कर लेती है, और अपने रेवेन्यू की कि कहाँ कहाँ किस किस सोर्सेज से पैसे आएंगे। तो ऑब्वियसली जो टैक्सेस लेते हैं, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, आजकल GST है, उस GST से कितना पैसा आ पाएगा, ये सारा जो एक्सपेंडिचर इसको जो है किस तरह से खर्च करेंगे, ये फिजिकल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट बनाती है, जो बजट में पास होती है। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, इट डील्स विद द वॉल्यूम एंड प्राइस ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। जो हम बात कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, लगातार चेंज होती है, इसको बजट में डिस्कस कोई जो नहीं होता। जैसे हमने बोला रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का, या फिर इंटरेस्ट रेट कम करना, ज़्यादा करना, या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो होती है हमेशा बजट में नहीं होती। ये क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसलिए आप कभी न्यूज़ देखेंगे तो लगातार मॉनेटरी पॉलिसी जो बताते रहते हैं कि चेंज किया है RBI ने अपनी, अभी रेपो रेट बढ़ा दिया, तो रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोग जो है ज़्यादा पैसा जमा कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो बैंक से पैसा लेने का रिवर्स रेपो रेट जो होता है, बैंक जब पैसा लेगी RBI से तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको काफ़ी लगातार, अगर कोरोना के बाद देखें तो लगातार उसको घटाया जा रहा है कि बैंक ज़्यादा पैसा ले ले RBI से, और उससे जब ज़्यादा पैसा RBI से कम इंटरेस्ट पे लेंगे तो जनता को भी कम इंटरेस्ट में मिलेगा, तो जनता भी कम इंटरेस्ट पे लेगी तो फिर मार्केट में पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी आएगी। द वॉल्यूम ऑफ मनी मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एनी इकोनॉमी, ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडिटी। जो हम बात कर रहे थे कितना अमाउंट ऑफ मनी है, और इसी के साथ एक बड़ा आजकल चल रहा है हेलीकॉप्टर मनी, जिसमें बोला गया है कि बैंक से गवर्नमेंट पूरी तरह से नोट छाप के लोगों को, जो नीचे के लोग हैं उनको दे दे पूरी तरह से, उनके हाथ में पैसा होगा, तो जो नीचे के लोग हैं तो वो मार्केट में पैसा सामान खरीदेंगे और उससे फिर पूरा मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन खतरनाक भी होता है, कई बार हेलीकॉप्टर मनी के बैंक ने छाप तो दिए लेकिन लोगों ने खरीदा नहीं सामान, और अचानक बाद में खरीदने लगे या अपनी सेविंग करके रख ली, तो फिर वो आपके कंट्रोल से हाथ से निकल जाएगी। तो हेलीकॉप्टर मनी को भी आप देख सकते हैं, हम लोग, मैं किसी दिन और बता दूंगा आपको। The central bank of any country controls the adequate amount of liquidity and also the interest rates of banks. तो ऑब्वियसली जो हमने बताया कि लिक्विडिटी कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा जो कॉमर्शियल पॉलिसी है वो देख लेते हैं। सो द कॉमर्शियल पॉलिसी, एज द नेम इम्प्लाइज, इट डील्स विद द कॉमर्स। ऑब्वियसली जो हमारे गवर्नमेंट के towards the external sector of the economy, that is policy toward the investment of foreign capital। अभी हम जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से HDFC लिमिटेड के
शेयर्स जब चाइना की रिजर्व बैंक ने खरीदे, तो उसमें किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बहुत सी जगह पे, इटली में, फ्रांस में, यूरोप के अंदर भी जो है, वहाँ पे भी अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने रूल्स को चेंज कर रही है। अभी तक तो वो फ्री मार्केट पे बिलीव कर रही थी, इसलिए कोई रूल्स नहीं था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, मार्केट फ्री था। लेकिन जब मार्केट क्राइसिस में आता है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ जाता है। तो बोथ इन फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अभी हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी कंपनी में जो बाहर की कंपनी या बैंक जो है 10% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसको हम पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट में जैसे हम इंडिया के लोग जैसे शेयर करते खरीदते हैं वैसे वो भी खरीद लेंगे और मैक्सिमम 10% तक खरीद सकते हैं, तो इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है कई बार। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है? 10% से ज़्यादा अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम फॉरेन डायरेक्ट, FDI जो हम जिसको कहते हैं ना, कि FDI वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें 10% की जरूरत नहीं होती, उसमें कई सेक्टर में 90% होता है, 100% तक भी कर दिया गया है मीडिया सेक्टर में या बहुत से सेक्टर में, तो वहाँ पे कर सकते हैं। स्टेट में ऑप्ट फॉर अ टोटल ओपन डोर पॉलिसी और माइल्ड प्रोटेक्शन में भी मिडिल वे। तो तीनों तरह की हो सकती है। एक बिल्कुल ओपन डोर जो अभी तक वर्ल्ड कम्युनिटी में चल रहा था, बिल्कुल ओपन डोर की एडवोकेसी थी, जो यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिकन कंट्री, जो रिच कंट्री थे, ओपन डोर पॉलिसी की वकालत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जो एशियन कंट्रीज थे उनका दबदबा बढ़ा, इंडिया एक बड़ा इकोनॉमिक बन के आया, एक बड़ी इकोनॉमी बन के आया, चाइना एक बड़ी इकोनॉमी बन गया, तब इन्होंने धीरे धीरे प्रोटेक्शनिज्म की बात करते रहे। अब अपने यहाँ अपने जो अ, जो इंडस्ट्रीज़ है या अपने जो बिजनेसेस हैं उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो फ्री मार्केट से थोड़ा दूर हट रहे हैं, जब एशियन कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज, ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, ये लोग आगे बढ़ रहे। तो माइक्रो इकोनॉमी जो हम पहले ही बता चुके हैं कि माइक्रो मतलब छोटा, किसी माइक्रो मीन्स छोटा, जैसे आप लोग माइक्रो सिम यूज़ करते हैं ना, तो माइक्रो मीन्स छोटा हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसी में तो किसी छोटे सेक्टर पे, लार्जर पूरे इंडिया या इंटरनेशनल कम्युनिटी पे नहीं, किसी छोटे सेक्टर पे जो हम फोकस करते हैं जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। द स्टेट कैन नॉट restrict itself towards the only to macroeconomic process, but it has to define its attitude toward different individual, that is industries, services and agriculture। तो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या सर्विस, हमने जैसे बताया टूरिज्म हो या हॉस्पिटैलिटी हो, इस तरह की तमाम सही, इन पे जब अलग से फोकस करते हैं तो हम इसको कहते हैं। अब द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में भी आइडेंटिफाइड है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। और जब हम और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जब पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जाला जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, वो जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से इंडिया का जो पॉलिसी थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से वो डिटेल में बताते हैं। तो हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी आइडेंटिफाइड है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग ये होती थी कि ऐसा ना हो कि एक ही आदमी सारे, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हुआ क्या था कि कुछ बड़े लोग थे, बड़े बिजनेसमैन, हमारे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो अब वो उनके पास बहुत पैसा था तो वो चाहते थे सब कुछ बना सकते थे, और वही लोग फिर रिच होते जाते। तो हमने क्या किया, लाइसेंसिंग कर दी कि एक आदमी अगर कपड़ा बना रहा है तो कपड़ा ऑब्वियसली जो बड़े इंडस्ट्रीज थे वो तो बना लेंगे, छोटे इंडस्ट्रीज जो है छोटे पैमाने बना रहे हैं उनका नुकसान हो जाता है, तो हमने बड़े इंडस्ट्रीज की लाइसेंसिंग कर दी। इससे ज़्यादा कपड़ा आप नहीं बना सकते थे। इससे क्या हुआ, नए इंडस्ट्रीज पैदा हुए। जो छोटे थे उनको भी पास है कि आप अगर 100 मीट्रिक टन बना सकते हैं तो आप 100 मीट्रिक टन ही बनाएंगे। जैसे आज के समय होता है कि रिलायंस अगर बना रहा है तो रिलायंस को हमने कर दिया 100 मीट्रिक टन, तो दूसरी जो कंपनियां उसके पास भी ग्रोथ का ऑप्शन रहता है। तो उस समय काफ़ी ज़रूरी थी कि सिर्फ मोनोपोली ना हो जाए कुछ लोगों की, 10 20 50 100 लोगों की, तो उसको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की गई। ऑल दो जो डेवलप कंट्री होते हैं या जो पूरी तरह से लिबरल, वो इसको अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं कई बार वो ज़रूरत पड़ जाती है कि क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ फेयर नहीं है, मार्केट कंपटीशन पे बेस्ड नहीं है, और जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत से तरीके हैं पॉलिसी में चेंजेस लाने के, और जो वो पॉलिसी में चेंजेस ला देंगे तो कई बार ऐसा उसका नुकसान छोटे व्यापारियों को होगा। कोटा परमिट सिस्टम, ऑब्वियसली हर चीज़ का कोटा बटा होता था, कौन कितना बना सकता है, परमिशन लेनी पड़ती थी किसी भी चीज़ को, इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले। तो गवर्नमेंट जो होती थी वो डिसाइड करती थी कि परमिशन दें या ना दें, क्योंकि कई बार परमिशन देने से नुकसान भी हो जाता था और कई बार फ़ायदा भी होता था।
इंपोर्ट कंट्रोल कितना मंगा सकते हैं बाहर से, ये भी था कि अपने जो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए इंपोर्ट कंट्रोल अभी भी होता है काफ़ी हद तक, कि हम कुछ कभी कभी इंपोर्ट पे बैन लगा देते हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बाहर से नहीं आएंगी। या कभी कभी हम इंपोर्ट को ओपन कर देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल भी होता है कि कई बार जैसे हमने अभी देखा प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना पड़ता है कि ये चीज़ का, अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात जो हो रही थी उसमें भी होता है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई कि अमेरिका ने अलग तरीके से बोला, फिर इंडिया ने उसको दिया, वो चीज़ें हुई। तो ऑब्वियसली उसको अलग से भी देखते रहिएगा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें काफ़ी काम आता है। कंपटीशन और एंटी मोनोपोली पॉलिसी, जो हमने बोला कि कंपटीशन फेयर हो, एंटी मोनोपोली हो, कि ये सारी चीज़ें क्या क्यों थी कि मोनोपोली किसी की एक की ना हो, कि जैसे टाटा बिरला या इस तरह के तमाम सारे, अगर ये लाइसेंसिंग और ये सब कोटा परमिट राज नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ यही लोग अमीर होते हैं, रिलायंस या नई इंडस्ट्रीज जो आई वो नहीं आ पाती। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है कि हम अपने यहाँ जो चीज़ें हो रही है उसको प्रोक्योर कैसे करें, जैसे हमारे गेहूँ दाल चावल इस ये चीज़ें हो रही तो अपने प्रोक्योर कैसे करें उसको रखें। पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। ये किस में होती है, जो खेती होते हैं, जो कृषि है वो उसके लिए होता है कि कृषि में गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि मिनिमम इतना लेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार जो किसान है उसके पास रखने का उगा तो लिया लेकिन उसके पास सही ढंग से रखने का स्पेस नहीं है, कि जितना अनाज उसने उगाया है या दाल सब्जी उगाई है उसके पास स्पेस नहीं है। और जो मिडिल मैन है जो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इतने सस्ते में दो नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब उनको जल्दी से जल्दी, अदरवाइज अगर वो नहीं बेचेंगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इससे कम में ना ही मिडिल मैन खरीद सकता है, और अगर मिडिल मैन उतने में नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट उस प्राइस पे खरीद लेगी, ताकि उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठा पाए, जो खेती कर रहे हैं उनकी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठा पाए, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं होता कई बार सही से रख पाने का। और जो बड़े बिजनेस, जो बड़े किसान हैं उनके पास तो कोल्ड स्टोरेज खुद का हो सकता है, वो आलू उगा लेंगे और आलू रख सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, मान लीजिए आलू उगा लिया और आलू रख नहीं पा रहे तो कुछ दिनों में तो 15-20 एक महीने में वो सड़ जाएगा। तो क्या होगा, अब वो सड़ने से अच्छा वो सोचते हैं किसी भी दाम पे बेच दो, कई बार इतने कम दाम पे बेच देते हैं कि वो कई बार वो ट्रक से लेके आते हैं मंडियों में, आपने उसमें देखा होगा कि वो सिर्फ ट्रक का किराया निकाल पाते हैं, लेकिन इसलिए बेच देते हैं कि वेस्ट होने से अच्छा है लोगों को मिल जाएगा, खा लेंगे लोग। तो उनके अंदर तो काफ़ी कह सकते हैं ह्यूमैनिटी है, लेकिन हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर अभी उतनी ह्यूमैनिटी नहीं है। पॉलिसी ऑफ बफर स्टॉक, ऑब्वियसली बफर स्टॉक जो होता है एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको गवर्नमेंट अपने पास रखती है। जैसे हमारे पास आज के समय, कोरोना के समय जिस तरह से यूज़ हो रहे हैं हमारा राशन या दूसरी चीज़ें जो गेहूं चावल, वो बफर स्टॉक माना जाता है। एफसीआई जो होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, वो बफर स्टॉक को अपने पास रख लेता है कि क्राइसिस के समय हम उसको यूज़ करेंगे। हर साल उसको रखता है और पिछला जो निकाल देता है। तो इससे माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कैसे बनती है पॉलिसी। इन इंडिया पॉलिसी मेकर्स और लेजिस्लेचर्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग और इलेक्टेड ऑफिसर। जो हमारे यहाँ यूजली जो पॉलिसी बनाने का काम किया है लेजिस्लेचर, जो हमारे एमपी एमएलएज हैं वो बनाते हैं, और वो या किसी और के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो सारी डायरेक्टली जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ख़राब बन गई या कोई पॉलिसी सही काम नहीं कर रही है तो जनता उनको इलेक्ट नहीं करेगी अगली बार, वो डायरेक्टली जनता के लिए। या फिर इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं, जैसे हमारे कोई मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑल्दो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थेरेटिकली तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मंत्री परिषद है या जो कैबिनेट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फिर भी होता है कि अगर कोई मिनिस्ट्री अच्छी काम नहीं कर रही है तो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर उसको हटा के दूसरे मिनिस्ट्री दे, तो जैसे हमने देखा था एचआरडी मिनिस्ट्री थी स्मृति ईरानी के पास, उन्होंने चेंज करके अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी, या इस तरह से अलग अलग लोगों को रिसफलिंग होती रहती है। अगर तो एक तरफ तो इलेक्टेड ऑफिसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरी जनता के लिए भी, अगर आप काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता आपको अगली बार इलेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक तरीका है। तो फॉर्मुलेशन का काम कौन कर रहा है, डायरेक्टली लेजिस्लेचर कर रहा है।
ऑल दो ऐसा नहीं है कि वो बनाते ही हैं, इनके ऊपर बहुत सा प्रेशर होता है। ओवर नाउ डेज आज के समय मास मीडिया जो न्यूज़ चैनल है, फिर न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, ये सब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज जो हैं हमारे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बट द टास्क ऑफ डिटेलिंग ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्टिल लाइज विद द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, जो डिटेल में बनाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लेजिस्लेचर जो है हमारे, जो एमपी एमएलए हैं, वो इकोनॉमिक्स की समझ बहुत ज़्यादा नहीं रखते, तो इनके लिए ब्यूरोक्रेट्स और स्पेशलिस्ट इनके लिए हेल्प करते हैं। और सम ऑफ सच बॉडीज एजेंसीज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फॉर कंसल्टेशन एज फॉलोज। कि कंसल्टेशन कौन करता है, कुछ हमने बॉडीज़ बना रखी हैं जिससे हम सलाह मशवरा लेते हैं, मशवरा, और उसके बाद हम उससे गवर्नमेंट, फाइनल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही काम करेगी। तो सबसे पहला जो हमारा प्लानिंग कमीशन, ऑब्वियसली नीति आयोग आज बन गया है जो, तो दोनों ही काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सलाह देने का, रिकमेंडेशन जो होता है वो कंसल्टेशन करते हैं कि क्या होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एज वेल एज सोशल और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की पॉलिसी है, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है प्लानिंग कमीशन। इसके अलावा हमारे पास और भी ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम फोकस करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन जो है, नीति आयोग, इट इज सेटअप बाय रेजोल्यूशन जो शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950 से ही शुरू हो गया था। ऑब्वियसली हमने इसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने 5 ईयर प्लान्स बना के हमको दिए ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो इसलिए इसको रैपिडली लाइफ का जो स्टैंडर्ड था उसको बढ़ाने के लिए हमने ये कोशिश की और एक प्लानिंग कमीशन किया, बनाया, जिसका काम था 5 ईयर प्लान बनाना। ऑब्वियसली जो हमने सोवियत यूनियन से सीखा कि 5 ईयर प्लान में जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखे वो उसको अचीव कर पा रहे थे और काफ़ी तेज़ी से सोवियत यूनियन डेवलप करता है, तो हमने भी काफ़ी कोशिश की अपना यहाँ डेवलपमेंट। द प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग फ्रॉम जनवरी जो 2015 was charged with the responsibility of making assessment of all resources of the country। इसका काम क्या है, सारे रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं पहले असेस कर ले, अगमेंटेड डिफिशेंट रिसोर्सेज की जो हमारे पास जिस कौन से रिसोर्सेज कम है उसका जानना, फॉर्मुलेशन प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी। तो अब जो हमारे पास कमी है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसको रिसोर्सेज को किस तरह से अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना, ये काम है प्लानिंग कमीशन का और नीति आयोग का भी, कि क्या चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। जैसे आज के समय अलग अलग चीज़ें होते हैं भाई, कि हमारे यहाँ अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए फोकस किया जा रहा है कि हमारे पास कोयला कम हो रहा है या पेट्रोलियम हम बाहर से मंगाते हैं, तो हम अल्टरनेटिव एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, इस तरह की चीज़ें पर क्यों नहीं फोकस करते। तो इस तरह की चीज़ें ये हमको सजेशन गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट इनके सजेशंस को कई बार मानती है, कई बार अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं मान पाती और उसी के अकॉर्डिंग बजट बनाती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है CSO बोलते हैं। CSO जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। CSO के डेटा से हम ऑलमोस्ट जितने भी डिबेट्स आप देखेंगे, टीवी डिबेट्स देखेंगे, तो बार बार CSO के डेटा को रिकमेंड किया था। तो CSO जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती हैं, क्योंकि जो प्राइवेट जो डेटा होते हैं उस पर तो कई बार आप बोल सकते हैं कि ये तो आपका डेटा है, किसी न्यूज़ चैनल का डेटा है, लेकिन CSO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा होता है, इस पर बिलीव करना पड़ता है और इसमें कोई चीज़ आती है तो काफ़ी डिबेटेबल बन जाती है। सो CSO जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इन द कंट्री एंड इन्वॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टेटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स। जो स्टेटिस्टिक्स है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उनका काम रिकॉर्ड्स को रखना है, स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी जिसको हिंदी में कहेंगे, सांख्यिकी के और उसके स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि किस तरह से कोई भी आदमी कुछ भी बना दे, इसलिए इनका काम होता है। इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कंडक्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री कौन लाता है, जो उद्योगों का एनुअल सर्वे है, राष्ट्रीय जो कहते हैं वार्षिक सर्वे है, वो कौन करता है, ये CSO करता है। इकोनॉमिक सेंसस भी करता है एंड इट्स फॉलो अप सर्विस, उसको फॉलो अप भी लेता है। कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कई बार आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस क्वार्टर में घट गया, इस क्वार्टर में बढ़ गया, या किस सेक्टर का घटा या किस सेक्टर का बढ़ा, ये सारी चीज़ें CSO का डाटा पे सबसे अधिक रिलाई किया जाता है।
न्यूज़ चैनल्स भी इसी को लेके काफ़ी बवाल मचाते हैं। जब भी आप देखेंगे न्यूज़ चैनल को, या जिस समय अचानक जो किसी क्वार्टर का जो आता है स्टेटिस्टिक्स, तो उस समय आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है कि कितना घटा। ये सीएसओ का डाटा, सीएसओ सबसे इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑब्वियसली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, या जो हमको जिसको हम सीपीआई कहते हैं, या इसके अलावा डब्ल्यू पी सी होल प्राइस जो होता है वो उसका भी आता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है कि कंज्यूमर के पास कितनी परचेजिंग पावर है इसका। इसके अलावा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, कितने नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है अर्बन एरियाज में। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटिक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट में हम कितना आगे बढ़े, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन या इस तरह की चीज़। जेंडर स्टेटिक्स भी होता है कि कितने जो जेंडर है, फीमेल को कितना मिला या मेल के पास कितना अब जो जॉब्स मिली। इन सारी चीज़ों को मेल फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में भी बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो मेल में ज़्यादा है कि फीमेल में ज़्यादा है, और अगर जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है तो क्या सिर्फ मेल को मिल गया या फीमेल को मिला। इस तरह के स्टेटिस्टिक्स भी हमारे पास सीएसओ के डेटा से आता है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स, तो ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स होता है उस पर भी फोकस करते हैं। 5 year plan, 5 year plan वर्क रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट स्टेटिक्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये भी काम इनका था कि 5 year का जो डेटा है ये कलेक्ट करना। डिसमिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, वर्क रिलेटिंग टू ट्रेड, जो हम बात कर रहे थे बहुत काम करते हैं ये रिलेटिंग टू ट्रेड, एनर्जी जो उद्योग है, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल स्टैटिक्स, रिवीजन, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ईटीसी। ये सारे चीज़ हम लोग बोलते हैं कि लगातार हो रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं उनका, हमने बताया कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने बोला कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम 5,000 देंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर को पता कैसे चलेगा। तो ये डेटा हमको सीएसओ से मिलता है। तो सीएसओ एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन सजेशन देती है, सीएसओ हमारे पास डेटा देता है। सीएसओ से हम आसानी से जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज के समय जो कोरोना क्राइसिस आई है या इस तरह क्राइसिस में तो सीएसओ का रोल और बढ़ जाता है। तो इट हैज़ वेल इक्विप्ड ग्राफिकल यूनिट्स। इसके आप देखेंगे तो बहुत अच्छे जो इनके ग्राफ होते हैं, काफ़ी क्लियरली, बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, कोई भी आदमी क्लेमैन भी इसको समझ सकता है। सीएसओ इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, अब इसका एक डायरेक्टर जनरल होगा, हु इज असिस्टेड बाय 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स एंड 4 डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स एंड जॉइंट डायरेक्टर्स एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ। इसमें डायरेक्टर जनरल्स होंगे, 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होंगे, उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर्स होंगे और अदर सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक याद रखें। द सीएसओ इज लोकेटेड इन दिल्ली। सम portions of industrial statistics work pertaining to annual survey of industries is carried out in कलकत्ता। तो दिल्ली में बेस्ड है सीएसओ का ऑफिस, लेकिन कुछ काम जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो कलकत्ता में भी होते हैं। तो ये हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से तो पूछा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि थर्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है। वो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। तो ICSR का है, एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969 में टू प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च। कि सोशल साइंस की जो रिसर्च है उसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमको कई बार सारे डेटा से काम नहीं चलता है, इसके अलावा हमको बहुत माइन्यूट लेवल पे डेटा चाहिए होता है। जो रिसर्चर्स फील्ड में जाके फील्ड के थ्रू हमको डेटा देते हैं वो काफ़ी काम आता है। तो हमारी जो सोशल साइंस की रिसर्च होती है, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे सोशियोलॉजी की हो, इस तरह की जो रिसर्च होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो अलग अलग एरिया को फोकस करते हैं और कॉन्क्रीट डेटा, क्योंकि लोगों से बात करके, सर्वे करके, उनके ओपिनियन लेके वहाँ तक आते हैं। अभी तक जो सीएसओ था वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ मैकेनिकल डेटा लेता था, वो कि हाँ कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड। यहाँ पे ये बात करके क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज़ है और उसको कैसे दूर किया सकता है, ये सारे ओपिनियन जो होते हैं रिसर्च में होते हैं। हमारे पीएचडी जो थीसिस होती है उसमें काफ़ी सजेशंस भी होते हैं और काफ़ी कुछ सजेशंस के बेसिस पे भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत बार जो अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं बहुत सी रिसर्च से चीज़ें लेती हैं और उसको करती हैं। द काउंसिल विथ 27 रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके पास अपने 27 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी बिल्डिंग आप जानते हैं जेएनयू के ही कंपाउंड के अंदर है, जो लार्जर जेएनयू उसके ICSSR, और वॉज मेंट इंटर अलाइड टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू सोशल साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड जो इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिसर्च जो है
वो काफ़ी सजेशन देते हैं कि ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इस पॉलिसीज़ को और वैलिड और ऑप्टिमिस्टिक बना सकते हैं। तो ICSR सब्सिक्वेंटली फ्यू प्राइवेट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैव कम विद, इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो गवर्नमेंट को सजेशन देते रहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो टेरी है, एंड टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस जो मुंबई में इनका टिस है। अब ये तो बहुत जगह हो गया, अलग अलग जगह पे, पहले मुंबई में था। टेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, और एनपीएफ जो है भी ये भी करता है। तो ये लोग भी सजेशन देते रहते हैं, इनकी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट भी ध्यान से देखती है और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी होती है। जब इनकी रिपोर्ट्स कुछ आती है तो पार्लियामेंट के अंदर भी अलग अलग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उसको उठाते हैं। ऑल दो वो हमारे टीवी में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि जब सीरियस डिबेट होती है तो नहीं दिखाया जाता, जब हो हल्ला होता है तो ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन सीरियस डिबेट्स भी काफ़ी होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसको भी आप देख सकते हैं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज एंड टास्क फोर्स इन विच सोशल एंड अदर साइंटिस्ट प्ले मेजर रोल्स। ऑब्वियसली सोशल साइंटिस्ट जो है कई बार टास्क फोर्स बनते हैं, कमिटीज़ बनती हैं और उसमें वो सजेशन देते हैं और उस कमिटीज़ के बेसिस पे काफ़ी हमारे डिसीजन लिए भी जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं लॉबिस्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, डेवलप कंट्रीज़ में भी होता है। अमेरिका में तो ओपनली लॉबिंग होती है। ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ट्रेड यूनियंस एंड देयर काउंटर पार्ट्स, जो हम ट्रेड यूनियन बोले लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, काउंटर पार्ट्स क्या हो गए, ट्रेड एसोसिएशन। तो ट्रेड यूनियन और ट्रेड एसोसिएशन क्या होगा, ट्रेड यूनियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हमने बताया भी आपको, एटक हो गया, C2 हो गया, इंटक हो गया, ये सारे ट्रेड यूनियंस हैं। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन जो होता है, फिक्की हो गए, एसोचेम हो गए, CII हो गए, ये लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो मीडिया काफ़ी हलचल मच जाती है, इसको काफ़ी दिखाया जाता है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पॉलिसी प्रोसेस थ्रू प्रेजेंटिंग द कलेक्टिव एक्शन, और कई बार जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनकी जो मीटिंग्स होती है, इनका जो बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं उसको एड्रेस भी करते हैं। और माना जाता है कि ये एक तरह से जो कैपिटल इकोनॉमी है उसके बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये लोग डिसाइड, ये सारे बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनका एक चैम्बर होता है। और जो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर, इस तरह से एसोचैम और CIA, दीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ग्रुप्स आर नॉर्मली वेल कनेक्टेड टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज से भी कनेक्टेड रहते हैं, ऑब्वियसली इसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। एज द लेटर डिपेंड्स अपॉन देयर सपोर्ट फॉर फंड वर्कर्स ऑफ ड्यूरिंग इलेक्शन, क्योंकि इनका सपोर्ट चाहिए होता है गवर्नमेंट को भी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो इनका सपोर्ट चाहिए, तो इनके बताए हुए कहने को तो मानना पड़ेगा एक टाइम पे। दे ऑफ कोर्स हैव द डायरेक्ट स्टेक इन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी कई बार, वैसे जो एलीट थियरीज है या एलीट थ्योरी के जो थिंकर्स है वो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट यही लोग बनाते हैं। और आप में से अगर आप में से कोई हाउस ऑफ कार्ड्स जो है सीरियल देखता है, जो वेब सीरीज़ है, जो सीरीज़ है जो, तो उसको अगर आप देखेंगे तो नेटफ्लिक्स पे आती है, तो उसमें आप दिखाएंगे इस बार का जो सीज़न है उसमें दिखाया किस तरह से जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कुछ अपने से बहुत कुछ नहीं कर सकता है, वो जो डिसाइड करेंगे वो करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया में भी कई मूवीज़ या इस तरह की चीज़ों में दिखाया जाता है कि किस तरह से बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं पॉलिटिक्स को। अब हम आगे बढ़ते, तो अब हम आगे बढ़ते कि देखें एनजीओ क्या करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली जो एसोचएम है वो सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये वो प्रॉफिट मेकिंग है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग। आफ्टर 91, जो 91 है वो एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा बेंचमार्क है जहाँ से हम डिसाइड करते हैं हर चीज़ की। इससे पहले की पॉलिसी क्या थी, जिस तरह से 1947 हमारे इंडिपेंडेंस का डेट है, उसी तरह से इकोनॉमी के लिए इंडिपेंडेंस की डेट 1991 है, क्योंकि यहीं से हमारा जो LPG का कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो होता है, और पूरी पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई। उसके ड्रॉबैक्स और उसके जो बेनिफिट्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। देयर हैज़ बीन एक्सप्लिसिट रिकग्निशन ऑफ द रोल ऑफ मार्केट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रोल है वो है, इनफैक्ट 8th प्लान जो था हमारा मेड स्ट्रॉन्ग प्ली फॉर ग्रेटर रोल ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में ये जो था कि NGOs के थ्रू हमने देखा है कि किस तरह से जो डेवलप कंट्रीज थे वो चाहते थे कि NGOs का रोल बढ़े, और NGOs के थ्रू
कलर रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कलर रेवोल्यूशन क्या है। तो कलर रेवोल्यूशन में उनका, तो इंडिया में भी क्या होता है, जब माना गया कि जो एनजीओज हैं, तो तमाम सारे मशरूमिंग हो गई, ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ जो एनजीओज थे वो खुल गए, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एनजीओ भी खोल लिए, क्योंकि एनजीओ के रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट मानेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे वर्ल्ड में बिल गेट्स के पास अपना एनजीओ है, सभी के पास, टाटा के पास अपने एनजीओज हैं, अंबानी के पास अपने, अजीम प्रेमजी के पास अपने एनजीओज हैं। तो ये सारे लोग एनजीओ, एक तरफ क्या होगा, जब वोटिंग होगी तो एनजीओ के सेक्टर के भी लोग होंगे, इनके इंडस्ट्री के भी लोग इन्हीं के होंगे, और पॉलिटिशियन भी इन्हीं के होंगे। मान लीजिए कुछ थिंकर्स आ गए, इंटेलेक्चुअल्स, वो अलग बातें करते हैं, या कुछ जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, तो अगर वोटिंग हो गई तो ये तो दो ही बचे, और ये हो जाएंगे तीन, तो इनकी बेनिफिट। तो क्या किया, जो बड़े इंडस्ट्रीज थे अपना उन्होंने एनजीओ भी खोल दिया, और इस तरह से वो कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। ऑल दो बहुत से एनजीओ जो हैं जो बिजनेसमैन नहीं चलाते, उसके अलावा भी है, जैसे हम देखें जो पेटा हो गया, या इस तरह के तमाम सारे, जो एमिटी इंटरनेशनल हो गया, या जो ग्रीन पीस हो गया, इस तरह के जो एनजीओज हैं वो काफ़ी फोकस करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनजीओज रजिस्टर अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ कहाँ से रजिस्टर होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए, विच गिव्स देम लीगल रिकग्निशन टू रेज फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। अब इससे ये लीगल रिकग्निशन हो जाता है, फंड रेज कर सकते हैं। ऑल दो इस समय जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी जो फॉरेन फंडिंग है वो बैन की हुई है। दे ऑल्सो ट्राई टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी यूजिंग देयर माइक्रो लेवल एक्सपीरियंस एज बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ फॉर पॉलिसी ऑप्शन। कि ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो लेवल पे, क्योंकि ये एक फील्ड में जाके काम करते हैं, वहाँ से अपने जो आइडियाज़ लाते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि अपने आइडियाज़ को चेंज करें। तो तमाम सारी, जैसे चाहे वो हंगर की हो, तो मिड डे मील की हो, इस तरह की चीज़ों को बताते हैं। जैसे बहुत से मिड डे मील में बोला गया कि सिर्फ खाना देने से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो आप उसको थोड़ा सा वैरायटी कर दीजिए, कि आप एक दिन खाएं, ऐसा ना हो कि 6 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार आप खिचड़ी खिला रहे हैं या रोटी दाल ही खिला रहे हैं। तो उसमें होता है कि किसी दिन आपने अंडा दे दिया, किसी दिन दूध दे दिया, किसी दिन एक फ्रूट दे दिया, तो इससे क्या होगा, न्यूट्रि। तो इस तरह के जो आइडियाज़ आते हैं, ये एनजीओज ग्राउंड पे काम करते हैं वो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, एंड मल्टीलैटरल लैंडिंग, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, और ये आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको हम फोकस करते हैं। तो आप देखिए, in the guise of guidance based on cross country experience, the external forces also influence the policy formulation in India। कि दूसरे कंट्री के एक्सपीरियंस को बता के ये जो बड़े इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो कहते हैं कि आप भी इस तरह से करें। और कई बार हमारे यहाँ फोकस किया जाता है कि आप सब्सिडी जो देते हैं एग्रीकल्चर पे वो ख़त्म कीजिए, या ओपन मार्केट में जो सब्सिडीज आपको मिलती है अपने प्रोटेक्शनिज्म को ख़त्म कीजिए। इस तरह का प्रेशर बनाते हैं ताकि बाहर के जो कंपनियां हैं वो आ सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग 1950। तो 1950 के समय जो था वो सोशलिस्ट ने जो इंटरवेंशन था, सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो हमें बाहर के मार्केट से बहुत ज़्यादा हम डील नहीं कर पाते थे। तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी हमने काफ़ी जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का, या इनडायरेक्टली सोशलिस्ट इकोनॉमी जो थी, जिसमें हमारे पब्लिक सेक्टर सभी कुछ गवर्नमेंट कर रही थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो स्टील प्लांट हों या पावर सेक्टर हो, इस तरह के पेट्रोलियम सेक्टर, सब में क्या किया गवर्नमेंट ने अपना किया। ऑल दो आज के समय वही हमारे जो बैकबोन बने हुए हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेशर ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो होता है, लिबरलाइजेशन 90s के बाद जो हुआ, क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये कहते हैं लिबरलाइज कीजिए, ओपन कीजिए मार्केट के, ताकि बाहर से लोग आके बिजनेस कर सकें। तो इसके दो कुछ तो फ़ायदे होते हैं कि आपके यहाँ ढेर सारे पैसे आते हैं, आपके लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन कई बार ये क्या होता है, ये कंट्रोल भी करते हैं। अगर ये पैसे खींच लेते हैं तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है। तो देयर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू ओपन अप फास्ट ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी या मल्टीनेशनल। तो हमेशा से प्रेशर रहता है। द सब्सिक्वेंट शिफ्ट इन द पॉलिसी फ्रेमिंग रिसेंट ईयर्स में भी वियर्ड इन दिस में, कि आज के समय पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम लगातार कभी अमेरिका का, यूरोप का, अरब में तो इसका अलग अलग प्रेशर होता है, उसके प्रेशर पे हम जैसे हमने ईरान से सस्ता तेल हमको मिलता था लेकिन हमने बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। तो इस तरह से तमाम सारी चीज़, जैसे हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन में था कि हमारे अपने लिए काफ़ी थी, लेकिन हमको अमेरिका को देना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रेशर बनाया। तो ओबियसली इस बड़े प्रेशर में हम काम करते हैं, सभी गवर्नमेंट्स काम करती हैं।
अब हम देख लेते हैं कि इसका आउटकम जो है डिसअपॉइंटिंग क्यों रहा, कि इस पूरे जो पॉलिसी जो बनाई जाती है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान, या जो जो हम सोच रहे हैं कि क्या हमको वो मिल जाता है। तो फोकस करते हैं डिसअपॉइंटिंग आउटकम पे। ओके। तो द ब्यूरोक्रेटिक एजेंट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी लेट डाउन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप प्रिंसिपल। तो ऑब्वियसली जो इम्प्लीमेंट करने का काम क्या होता है वो ब्यूरोक्रेसी के पास है, और जो जवाबदेह है वो है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर तो जनता के बीच में जा रहा है, लेकिन फाइनली वो इम्प्लीमेंट नहीं कराता, इम्प्लीमेंट कोई और कराता है। तो किस तरह से करेगा, और इनकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति डायरेक्टली नहीं होता। इसके प्रति तो होती है, लेकिन ये हमेशा कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए कई बार जो पॉलिसी होती है सही से इम्प्लीमेंट नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स आर नेसेसरी फॉर पॉलिसी टू बी कैरिड आउट विदाउट विद सम प्रिडिक्टेबिलिटी, इक्विटी एंड ड्यू प्रोसेस। तो अब उनके साथ क्या है कि एक ड्यू प्रोसेस है जिसके थ्रू ही करना पड़ता है, ये डायरेक्टली बहुत कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने कई बार एग्जांपल भी दिया है कि आधार कार्ड अगर कंपलसरी हो गया है तो आप भले उस आदमी को जानते हैं, लेकिन आप उसको हेल्प नहीं कर सकते जब तक उसके पास आधार कार्ड नहीं है। आप ये मानते भी हैं कि वो नीडी है। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो होता है, जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाबूगिरी, तो उसमें होता है कि हम जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ सही है कि वो आदमी सही में गरीब है, लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये काम लेजिस्लेचर आसानी से कर सकते हैं। उनको अगर लगता है कि गरीब है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली हेल्प कर देते हैं, बाद में उसको किसी और फंड में डलवा देते हैं कि मैंने अपना एक लेटर लिख दिया, अटैच कर दिया कि हमने माना था इसलिए दे दिया। तो ये चीज़ें उनके लिए तो आसान है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का जो प्रोसेस है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और इसलिए वो कई बार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कई बार करना भी नहीं चाहते कि उनको उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही उनको इलेक्शन में जाना है, ना ही उनको कुछ करना है। तो इसलिए वो कई बार आप देखेंगे बहुत रूड बिहेवियर भी होता है, इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो लेजिस्लेचर इसीलिए सभी से अच्छे से बात करते हैं कि कई बार उनको इलेक्शन में जाना होता है। तो ये चेक एंड बैलेंस है एक तरह से। अब हम देख सकते हैं द गवर्नमेंट कुड सेल्डम मीट द पॉलिसी टारगेट्स इन द पास्ट। हमारे यहाँ इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में तो कह सकते हैं कि हम बहुत ही कम बार जितना हमने टारगेट बनाया है वी हैवंट रीच इट, कि कभी भी हम उसको पा नहीं पाए। एक दो बार को, एक बार को देख ले तो है शायद ऐसा कि उस टारगेट से ऊपर निकले, लेकिन ज़्यादातर हम टारगेट से बहुत दूर रह जाता है। तो मार्केट, जिसको हम मार्केट, अब ये डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट फेल हो जाता है, जो हम सोचते हैं उस तरह से होते हैं। बट वी हैव एक्सपीरियंस दैट देर इज ऑल्सो इन सच थिंग्स गवर्नमेंट फेलुअर, कि पहले तो ब्लेम कर दिया जाता था कि ये एक मार्केट का फेलुअर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेलुअर है। एट फॉर्मुलेशन स्टेज द पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर इकोनॉमिक रीजनिंग। तो कई बार जब पॉलिसी बनाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम होता है। जैसे फ्री बीज जिसको हम कहते हैं कि मुफ्त में देना। द फेलुअर ऑफ आर्टिकुलेट प्रिसाइज द ऑपरेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स एंड प्लान्स लीव्स एनफ स्कोप फॉर टास्किंग एम्बिगिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जो आर्टिकुलेशन है जो बनाया गया है वो बहुत एम्बिगुअस होता है, कि उसमें बहुत लूप होल्स होते हैं, कमियां बहुत होती हैं, तो जो चाहे जिस तरह से उसको यूज़ कर सकता है कई बार। एट टाइम इट हैपन्स द पॉलिसी मेकर्स हैव पुअर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी द ब्यूरोक्रेसी इज मेकिंग, कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो लेजिस्लेचर, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही कम होती है। उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यूजली ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है, वो कम देते हैं इन्फॉर्मेशन कई बार। Within administration, there is no proper system of reward for extra efforts and or penalty for non-performance. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं काम करती है, क्योंकि उसको अगर आप बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से रियल चीज़ें दे देंगे तो भी उसको कोई एफर्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, या आप नहीं काम कर रहे हैं, बहुत कम काम कर पा रहे हैं तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं होती, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते ब्यूरोक्रेसी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्कीम एंड लैक ऑफ इंटर मिनिस्टर or center state coordination, similar kind of benefit compete to reach the same segment of beneficiaries। तो बेनिफिशरीज जो हैं उनको एक ही तरह के, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी तरह की पॉलिसी चला रही है, और अलग अलग चीज़ें। अब जो है कि एजुकेशन को लेके अगर दे रहे हैं तो दोनों एजुकेशन को ही दे रहे हैं, हेल्थ को छोड़ दिया है। हेल्थ पे आज के समय इंडिया में देख लें तो एजुकेशन पे तो फिर भी काम हो रहा है, हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है। तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं दे रहा है, और जो दे भी रहा है वो जनता तक नहीं पहुंच रही है। The policymakers have developed tools and technique to check performance and suitability of implementing agency। जो implementing agency है उसको, उसका परफॉर्मेंस को चेक करने का कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। तो पॉलिसी मेकर्स का टेक्निक को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरत है एजेंसीज की, और इसी के साथ साथ जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, पॉलिटिशियंस का जो है इकोनॉमिक इशूज़ पे बढ़ाना की आइडिया उनका क्या है,
कि किस तरह से उनकी समझदारी, पॉलिटिशियंस की अगर नहीं बढ़ेगी समझदारी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो उन्हीं को करना है। तो ये बेसिक आइडियाज़ थे, यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपको पीडीएफ भी भेज देता हूँ तो ताकि आप कमेंट कर सकें। तो कोई भी कमेंट हो बता दीजिए मुझे कि कुछ और चाहिए तो। लेकिन अब ऑब्वियसली हमको नहीं मालूम है कब ये खुलेगा कोरोना, लेकिन क्या जो लॉकडाउन है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।